कीजिए। मैं सचिन जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारे विद्यार्थी हैं, पीएचडी किया उन्होंने हमारे साथ, और बहुत ही ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग, एकदम कमिटेड रहे हैं, और जहाँ भी जाते हैं बहुत ही मनोयोग से काम किया। इन्होंने ऐसे विषय पे कार्य किया जो सिमेंटिक्स ज़्यादा उसमें रहता है। जैसे कल मैंने बताया कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। यदि मैं मशीन से कहूँ कि श्री श्री 108 गिरीश जी महाराज आ रहे हैं, इसका अनुवाद यदि अंग्रेजी में करना हो मशीन को, तो वो श्री श्री 108 गिरीश जी महाराज नाम को वो नहीं पकड़ेगा, तो श्री को अनुवाद करेगा वेल्थ वेल्थ 108 गिरीश हिमालय जी ऑनरिफिक महाराज ग्रेट किंग इज कमिंग, इसे ऐसे अनुवाद कर देगा वो। तो इस पूरे फ्रेज को यदि नाम हम नहीं मार्क करेंगे तो फिर अनुवाद गलत हो जाएगा। तो मशीनें क्या करती हैं, हर एक मशीन अनुवाद में नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस या तो हाइपर एक्टिव होता है या हाइपो एक्टिव होता है, शुड बी देयर। इसके बिना वो मशीन अनुवाद उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हम क्या, जहाँ से नाम शुरू हुआ हम कहते भाई यहाँ से श्री नाम शुरू हो रहा है और महाराज तक नाम खत्म हो गया, और इसको आप तो मशीन को कैसे ऑटोमेटिकली हम ये रिकॉग्नाइज करवाएं, ये इनका पीएचडी का विषय था, कठिन विषय था। इन्होंने पंचतंत्र के टेक्स्ट पे ये एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत ही अच्छा कार्य रहा। और पहली बार इनके जरिए हमने रूल बेस्ड मेथड से स्टेटिस्टिकल मेथड में स्विच किया था उसको। इसके बाद कल मैंने अपने मशीन लर्निंग की व्याख्यान में की थी। तो सचिन जी ने उसके बाद सीडैक ज्वाइन किया, और उसके बाद अभी इजी डेटा इंटेलिजेंस में ये काम कर रहे हैं। डेटा इंटेलिजेंस की कंपनी है जो मेडिकल जो डेटा है उसमें कैसे मशीन ऑटोमेटिकली टैग कर दे कि जो बिलिंग सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज कर ले। अब फर्ज कीजिए कि मेडिकल किसी का आपका ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ने रिपोर्ट जनरेट की, उस रिपोर्ट से मशीन अपने आप बिलिंग कर दे, ऑटोमेटिक बिलिंग कर दे। तो इस तरह के कार्य इनकी कंपनी करती है। देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट फॉर इट ऑब्वियसली। तो इस पे वो अपना वो कार्य कर रहे हैं। केंटकी अहमदाबाद की कंपनी, मैं इस कंपनी का एडवाइजर भी हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रही है, यंग कंपनी है, नई कंपनी है, तो काफ़ी उसमें प्रॉस्पेक्ट्स है। तो सचिन जी को मैं का आह्वान करता हूँ, और भी आप सुनिए उनको। सचिन जी, आप यू आर गोइंग टू ऑनलाइन। सचिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी को नमस्ते। मैं अभी अपनी स्क्रीन, सर आवाज आ पा रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। तो आज के इस चर्चा में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला है संस्कृत में कैसे हम टेक्स्ट एनोटेशन करें, और दूसरी बात की सीआरएफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर संस्कृत एनईआर। तो जो पहला टॉपिक है वो ह्यूमन एनोटेशन से रिलेटेड है, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि मशीन एनोटेट कैसे करती है, और मशीन एनोटेशन कैसे सीखती है और कैसे प्रेडिक्ट करती है। तो कल के सर के व्याख्यान में हमने सुना था कि दो तरह की अप्रोचेज हैं। एक कन्वेंशनल जो अप्रोचेज रही हैं जिनमें हमें एक्सप्लिसिटली हर टास्क के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होती थी। वो सर ने स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर सूडो कोड में लिखना, फिर किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में उसे लिखना उस कोड को, और फिर उसकी टेस्टिंग और वो सारे स्टेप्स थे। तो वो कन्वेंशनल मेथड्स थे। एक दूसरा मेथड सर ने बताया था स्टैटिस्टिकल मेथड, तो जिसमें हमें एक्सप्लिसिटली किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती। उसमें क्या होता है कि कुछ अल्गोरिथम होते हैं जो कि ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अब अल्गोरिदम क्या होता है? अल्गोरिदम मीन्स कि कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर ने लिखे, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेस पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को समझता है, और किसी भी वो जो अल्गोरिदम है वो किसी एक पार्टिकुलर टास्क के लिए नहीं, अपितु विभिन्न टास्क के लिए उसे अप्लाई किया जा सकता है। और उन डिफरेंट टास्क को करने के लिए उस एल्गोरिदम को डिफरेंट वे में लेबल्ड डेटा की जरूरत पड़ती है, एनोटेटेड डेटा की जरूरत पड़ती है। उस एनोटेटेड डेटा के बेस पर जो एल्गोरिदम है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, उसमें से इन्फ्रेंसेस मेक करता है, और जो नए डेटा हम उसे देते हैं उस पर वो अप्लाई करता है।
तो इस तरह से वो एल्गोरिदम एक पार्टिकुलर टास्क के लिए एक मॉडल जनरेट करता है। तो ये हमने कल सर के व्याख्यान में सुना। ये दो तरह की हमारी अप्रोचेस थी, कन्वेंशनल और स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में भी हमने देखा कि दो तरह की अप्रोचेस मेन रूप से यदि हम चर्चा करें, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच और एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसे हम भी अपने व्यवहार में दो तरीके, मतलब कोई हमें सिखाता है, फिर हम उसके बेस पर नए उसमें से सीख के फिर उस लर्निंग को आगे के लिए अप्लाई करते हैं। और एक कुछ चीज हम अनसुपरवाइज क्या होती है कि डेटा में ऑलरेडी हिडन पैटर्न्स होते हैं। सुपरवाइज में हम उन पैटर्न्स को मशीन को एक्सप्लिसिट वे में समझाते हैं कि ये पैटर्न्स हो सकते हैं, इन पैटर्न्स के बेस पर आप सीखिए और उसे अप्लाई कीजिए। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में सिस्टम खुद उन हिडन पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बेस पर वो इन्फ्रेंसेस करता है और नए डेटा पर अप्लाई करता है। तो जो सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। कॉस्टली इन द सेंस कि इसमें ह्यूमन एनोटेशन लगता है, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी होते हैं कि हमें पता है कि हमने कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेनिंग दी है तो कंप्यूटर क्या सीख रहा है, और यदि कुछ गलत भी सीख रहा है या जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ पा रहे तो हम उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। जैसे सर ने कल बताया कि ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है कि यदि हमने सिस्टम को कोई चीज सिखाई और वो पार्टिकुलर वे में उस चीज को नहीं सीख पाया, तो फिर हम देखते हैं कि जो हमने इसे पैटर्न्स दिए थे जिनके बेसिस पर सीखना था, उन्हें हम किस तरह से ट्यून कर सके। तो सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच में ये फायदा होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच भी कुछ एरिया में अप्लाई होती है, क्योंकि लॉट ऑफ डेटा है, उसको रॉ डेटा में से किस तरह उस पूरे को ह्यूमन एनोटेशन के थ्रू एनोटेट करना, वो भी एक काफी टाइम टेकिंग और कॉस्टली होता है। तो दोनों ही तरह की अप्रोचेस अलग अलग टास्क में अप्लाई की जाती हैं। तो अब हमने जैसे बात की कि सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच में एनोटेटेड डेटा की जरूरत पड़ती है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि संस्कृत के कुछ एग्जांपल्स लेके मैं कुछ एनोटेशंस के डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, जैसा सर ने बताया कि पीएचडी में जो हमने काम किया था कि संस्कृत एंटिटीज के बारे में समझा था, और फिर उसको एक अल्गोरिदम, जैसे सर ने कल सीआरएफ की डिस्कस किया था, एसवीएम डिस्कस किया था, तो सीआरएफ इम्प्लीमेंटेशन उसे कैसे किया था, उसे सिर्फ सीआरएफ इम्प्लीमेंटेशन किया था पंचतंत्र पर, प्लस एक हाइब्रिड सिस्टम भी बनाया था। हाइब्रिड का मतलब कि वो रूल बेस भी अप्लाई करता था और सीआरएफ मॉडल के रिजल्ट को ला करके दोनों के रिजल्ट के बेसिस पर भी रिजल्ट देता था। तो आज मैं दोनों ही सिस्टम के आउटपुट को बताऊंगा, और इसी कड़ी में मेरे मित्र अतुल आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एक दूसरा एल्गोरिदम होता है उसके बारे में, वो संस्कृत के पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग पर उसे किस तरह से अप्लाई किया गया, ये भी सेंटर में ही एक रिसर्च हुई थी, उसके बारे में वो आपको बताएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बताए आपको। टेक्स्ट एनोटेशन की जरूरत, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के सेंस में होती है। तो एनोटेशन बेसिकली क्या होता है कि भाषा की जो ग्रामर है उसके किसी एक एनोटेशन कई प्रकार से हो सकता है। तो एनोटेशन का एक प्रकार व्याकरण के किसी एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे, और एनोटेशन में हम क्या करते हैं, एनोटेशन में हम कुछ लेबल्स होते हैं या जिन्हें हम टैग्स कहते हैं, वो हम टैग्स उस पर्टिकुलर वर्ड को अप्लाई करते हैं। तो इसके माध्यम से हम टेक्स्ट में फर्दर इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं अभी 3 तरह के एनोटेशंस और संस्कृत के कुछ एग्जाम्पल के साथ उनका डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो एनोटेशन का टाइप है वो पार्ट ऑफ
मेरी आवाज आ पा रही है ना? हाँ सर। कुछ लोग हैंड रेज कर वो रहे थे तो मुझे लगा तो पता नहीं सर, पर आपका आवाज आ रहा है। ठीक है। ओके, तो जो पहला एनोटेशन हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच एनोटेशन क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जो भाषा में जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, जैसे नाउन, वर्ब, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच एनोटेशन किसी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक इनिशियल स्टेप होता है, एक बिल्डिंग स्टेप्स होता है, जिसके सपोज हमें एक पूरे सेंटेंस को पार्स करना है, मतलब उसका विश्लेषण करना है, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, क्योंकि इससे पार्सिंग में काफी हद तक मदद मिलती है। जैसे कि एक वर्ड के डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है बेस्ड ऑन उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस एनोटेशन के थ्रू हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, पार्ट ऑफ स्पीच एनोटेशन स्ट्रिंग में हमें इनपुट मिलता है, जिससे हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। अगला एक एनोटेशन होता है चंक एनोटेशन। तो चंक एनोटेशन पार्ट ऑफ स्पीच डेटा के ऊपर ही किया जाता है। चंक एनोटेशन का मतलब हुआ कि जो वर्ड आपस में वाक्य के, देखो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पहले वर्ड को आइडेंटिफाई किया, अब उससे बड़ी यूनिट को हम चंक में आइडेंटिफाई करते हैं। तो चंक का मतलब हुआ कि लोकल वर्ड ग्रुप, मतलब सिंटैक्टिकली आपस में वाक्य में जो जो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, उन शब्दों को हमें आपस में जोड़ना। जैसे द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ये पूरा द हुआ यहाँ पर डिटर्मिनर, ओल्डेस्ट हुआ विशेषण, और लैंग्वेज हुआ नाउन। लेकिन ये तीनों मिलकर के एक चंक बना, जिसे हम नाउन चंक बोलेंगे। तो ये उसके अगली इंफॉर्मेशन हुई। और नेम्ड एंटिटी एनोटेशन, मतलब इसके बारे में मैं विस्तार से जब सीआरएफ भी डिस्कस करूंगा तब भी डिस्कस कर लूंगा। नेम्ड एंटिटी एनोटेशन का मतलब है कि किसी टेक्स्ट में जो मेनली यदि हम समझें तो प्रॉपर नाउन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके कई पर्पज होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख पर्पज जो हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट का भी एक टारगेट है कि अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग टॉपिक्स पर काम किया, और उन सबका एक गोल था कि हम संस्कृत से हिंदी में मशीन अनुवाद कर सकें। तो उस अनुवाद करने के प्रोसेस में एक ये मॉड्यूल के रूप में इस पर शोध किया गया था। अच्छा, जब हम एनोटेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें एनोटेशन से संबंधित एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। गाइडलाइन में क्या होता है कि हम टैग सेट होते हैं। टैग सेट मतलब हम, जैसे हमने बात किया कि टैग हम वर्ड को असाइन करते हैं, कि नाउन एक टैग हुआ जो हमने भाषा वर्ड को नाउन शब्द से टैग किया। तो नाउन हुआ पार्ट ऑफ स्पीच का एक टैग। तो सबसे पहले हम टैग सेट डिजाइन करते हैं और हर टैग का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, उस टैग का एग्जाम्पल्स देते हैं, उस टैग को रखने का रीजन क्या होता है वो टैग वो हम उसमें देते हैं। प्लस यदि उस गाइडलाइन को डेवलप करने के दौरान कुछ इश्यूज आए होते हैं तो उन्हें लिस्टेड करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि इस एरिया में बहुत ही काम हो रहा है, खासकर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पर एनोटेशन को लेकर के बहुत काम हो रहा है। प्लस साथ ही साथ जो अभी एक नया फिनोमिना है वो है हिंग्लिश, मतलब कोड स्विचिंग, कि एक ही सेंटेंस में हम एक से ज्यादा भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं उस पर भी अभी बहुत एनोटेशन का काम हो रहा है। तो जनरली जो एनोटेशन है वो ह्यूमन एनोटेशन होता है, लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग के भी हमने एल्गोरिदम्स बनाए, तो ह्यूमन एनोटेशन के बेस पर हम मशीन को ट्रेन करते हैं। तो इनिशियली यदि देखा जाए तो इसमें ह्यूमन एनोटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट
का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो हम एनोटेट करेंगे उसी के बेस पर सिस्टम सीखेगा। तो यहाँ पर जब हम टेक्स्ट सेट या गाइडलाइन बना रहे होते हैं तो कुछ प्रश्न होते हैं कि वो टेक्स्ट सेट जो है वो फाइननेस उसमें कितनी होनी चाहिए या कोर्सनेस, मतलब वो कितना विश्लेषित हो या कितना सतही रूप से। यदि मैं संस्कृत से इसका एग्जाम्पल लूं तो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से, मतलब अलग से एक कोई पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करके कुछ अलग से नहीं मिलती। लेकिन यदि हम देखें तो पाणिनि के दो क्लास हैं, सुबंत और तिङंत। तो एक तरह से देखा जाए तो एक कोर्सनेस हुआ कि मतलब दो मेन उन्होंने कैटेगरी ली जिनके अंदर सभी जो वर्ड्स हैं भाषा के उनको रखा जा सकता है। फिर हम यदि यास का देखें तो उन्होंने फिर 4 भाग में विभाजित किया कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, ये हुआ कोर्सनेस का एग्जाम्पल। अभी यदि हम नाम को ही फिर अगेन अपने टेक्स्ट सेट में या अपनी गाइडलाइन में फिर वापस से बांटें कि नाम पद को हम प्रॉपर नाउन के रूप में अलग, कॉमन नाउन के रूप में अलग, सर्वनाम के रूप में अलग, और विशेषण को भी यदि हम उसमें अलग रखें तो ये हमने क्या हुआ, एक नाउन को 4 भागों में और बांट लिया, तो हम थोड़ा और फाइननेस आए। तो जब भी कोई टेक्स्ट सेट डिजाइन होता है तो ये डिसीजन होता है कि हमें उसमें कोर्सनेस की तरफ, कोर्स ग्रेन टैग्स रखने हैं, कितना ग्रेनुलरिटी उसमें लानी है। और अगेन फाइननेस का जैसे मैं और एग्जांपल दूं कि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर रहे हैं तो जैसे नाउन का जेंडर नंबर पर्सन हुआ सपोज, तो ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ही रखना है या इसे हमें मॉर्फ एनालिसिस में एक अलग मॉड्यूल के तहत हैंडल करना है। जो लोग जब भी ये गाइडलाइंस डिसाइड होती हैं तो इन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। जैसे रामस्य हुआ तो इसमें हमें सिर्फ वो बताना है कि ये नाउन हुआ या इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, वो सारी चीजें यदि हमें बतानी है तो फिर ये और फाइननेस की तरफ हुआ। अब यदि हम इसके 2 एस्पेक्ट देखें, एक का पर्पज है कि अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को रखना, और जो फाइननेस वाला हुआ, और जो कोर्सनेस हुआ उसे वो उसका पर्पज हुआ कि ईजी कितना है। ईजी हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टेक्स्ट सेट हो जाते हैं तो एक ह्यूमन एनोटेशन जो हो रहा है उसमें कंसिस्टेंसी का भी कभी कभी इशू आता है। और दूसरा इशू क्या होता है, यदि हम मशीन को सिखा रहे हैं सपोज, तो बहुत ज्यादा फाइनर लेवल पर भी यदि हम उसका डिस्टिंक्शन करेंगे, जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि संस्कृत नेम्ड एंटिटीज के लिए जब मैं टेक्स्ट सेट देख रहा था तो मैंने हमारे जो संस्कृत कंसोर्शियम एक प्रोजेक्ट था, संस्कृत कंसोर्शियम के तहत जो डेटा को टैग किया गया था उस डेटा को मैंने देखा तो बहुत फाइनर ग्रेन में यदि हम देखें तो बहुत सारा उसमें नेम्ड एंटिटीज मिल रही थी। लेकिन उतना नेम्ड एंटिटीज को ह्यूमन जब एनोटेट करे तो कंसिस्टेंटली वो सही कर रहा है, प्लस मशीन उतने फाइननेस को सही से सीख पा रही है, ये उतना पॉसिबल नहीं लगा था। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा कि जब मैंने पंचतंत्र में अभी पक्षियों के भी नाम आते हैं, पशुओं के भी नाम और व्यक्तियों के भी नाम, तो जो सिंटैक्टिकल फीचर्स होते हैं, मतलब आगे और पीछे का जो इंफॉर्मेशन हुआ या विभक्ति के सेंस में उस वर्ड्स को भी हम पर्टिकुलर वर्ड को भी देखें तो वो लगभग सेम है। जैसे रक्ताक्ष है, मैं अभी एग्जांपल में मुझे और बताऊंगा। तो जब मैं ट्रेन कर रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं नेम्ड एंटिटी बर्ड, नेम्ड एंटिटी एनिमल कैरेक्टर, नेम्ड एंटिटी पर्सन, इन 3 को अलग रखता हूं तो सिस्टम का जो आउटपुट है वो काफी गलत आता है कि जो पर्सन होना चाहिए था उसको वो कभी कभी एनिमल भी बता देते हैं या बर्ड भी।
तो हमें ये देखना होता है कि हमें टास्क क्या करना है और कितने टेक्स्ट सेट से हमारा काम चल जाएगा। सपोज यदि अभी हमारा ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन पर्पज है, तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये नाम है, इसका हमें फर्दर प्रोसेसिंग अलग तरीके से करना है। अलग तरीके से मतलब इसको अनुवाद नहीं करना, नो डाउट उसमें विभक्ति के हिसाब से यदि हम संस्कृत और हिंदी कर रहे हैं तो उसमें बाकी कुछ चीजें करनी होंगी, लेकिन फिर भी उनको हम अलग ढंग से हैंडल करेंगे। तो इसलिए ये हुआ फाइननेस और कोर्सनेस का एक एग्जाम्पल। दूसरी बात होती है कि हम जब भी कोई सपोज हम काम कर रहे हैं तो हम कोई नया टेक्स्ट सेट बनाएं या फॉलो करें कोई पहले से उसमें एग्जिस्टिंग हो, तो ऑब्वियसली यदि आप किसी क्षेत्र में पहले ही नया काम कर रहे हैं और उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उस सिनेरियो से उस टास्क से रिलेटेड यदि कोई ऑलरेडी ऑब्वियसली काम बाकी भाषाओं में हुए ही होंगे, तो उनसे हमें आइडिया लेना होता है और अपनी भाषा में क्या नई बातें हैं उन बातों को कैसे या उन फिनोमिना को कैसे हम कवर करें, उसके लिए हम टैग सेट कुछ नए भी रख सकते हैं, कुछ पुराने भी हटा भी सकते हैं और उन सब का हमें एक एक्सप्लेनेशन देना होता है कि हमने इन कारणों से ऐसा किया। जैसे इंग्लिश के लिए हम देखें तो एक पेन ट्री बैंक सेट टैग सेट है जो काफी मतलब स्टैंडर्ड है और इंग्लिश के लिए काफी जगहों पर उसका प्रयोग भी किया जाता है। एक तीसरी बात होती है कि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उस वर्ड को ही ध्यान में रखना है या वाक्य में उस शब्द का क्या क्या रोल है, फंक्शन है, उसके बेस पर हमें उसको टैग करना है। जैसे यदि मैं उदाहरण दूं कि सर्वे सन्तु निरामया, या दूसरा उदाहरण हो कि सर्वे जनः सुखिनः भवन्तु, तो सर्वे को दोनों में हम प्रोनाउन ऐड करें या पहले वाले में वो प्रोनाउन है और दूसरे वाले में वो जना का मॉडिफायर है, तो उसको प्रोनोमिनल मॉडिफायर के रूप में क्या हम एक अलग जो यदि हमारी गाइडलाइन में टैग हो तो क्या हम उसे, या सर्वनाम विशेषण करके यदि कोई टैग है तो हमें इस वे में रखना है या सिर्फ हमें लेक्सिकल कैटेगरी। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन जब बनाई जाती है तो ये प्लस और भी कई चीजें कि यदि दो एनोटेटर्स के बीच में डिफरेंसेस आते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, उसे रिव्यू प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम गाइडलाइंस के जब बनाते हैं तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो जैसे संस्कृत के लिए यदि हम देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के लिए हमारे ही केंद्र में हमारे सीनियर थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने संस्कृत पार्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट सेट पे काम किया था रूल बेस, और उन्होंने संस्कृत कंसोर्शियम एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के तहत जो एक पार्ट ऑफ स्पीच की गाइडलाइन भी डिसाइड हुई थी, उस गाइडलाइन के बेस पर फिर उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच पर काम किया। सर ने कल उसका एक डेमो भी दिया था। इसी तरह जैसे ILCI एक प्रोजेक्ट हमारा था, उसमें 17 भाषाओं के लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके एक गाइडलाइन बनाई, तो उन सब गाइडलाइंस में भी इन सब पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाता है। अभी जैसे मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिए, इन 4 एग्जाम्पल्स से ही मैं 3 जो टास्क हैं हमारे एनोटेशन के उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि संस्कृत भाषा। ठीक है, मैं अभी अगली स्लाइड पे आता हूँ। तो यहाँ पर जो ये पार्ट ऑफ स्पीच एनोटेशन है वो मैंने उसी संस्कृत कंसोर्शियम टेक्स्ट सेट के बेस पे ही किया है। तो यहाँ पर NP का मतलब यदि हम समझें तो कॉमन नाउन, और NS का मतलब हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, NV का मतलब हुआ हमारा
विशेषण एडजेक्टिव, और केपी का मतलब यहाँ पर वर्ब, पंक्चुएशन। अगेन यहाँ दूसरे सेंटेंस में हम यदि एक नया टैग देखें एपीवाई, तो एपीवाई का मतलब हुआ पद योजक, जो दो पदों को जोड़ रहा है यहाँ पर चा। देन वी हैव हंतुम, ये जो कृदंत वर्ब है, वर्ड है, उनके लिए केकेएस यहाँ पर है। और हमें नया मिला कस्मिन, तो कस्मिन नगरे यहाँ पर जैसे हम उसे एसएनवी मतलब सर्वनाम विशेषण के रूप में यहाँ पर हम उसे मार्क किए। एक मतलब यहाँ पर हुआ संख्यावाची शब्द। सह जो चौथे सेंटेंस में ये सर्वनाम का एक एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरह से हम जो हमारी गाइडलाइन डिसाइड हुई उसके बेस पर हम जो पार्ट ऑफ स्पीच एनोटेशन करते हैं। अभी ये भी एक गाइडलाइन में होता है कि हम उसे किस फॉर्मेट में करेंगे, जैसे स्लैश दिया, कभी अंडरस्कोर देना है, या किस वे में देना है। जैसे नेम्ड एंटिटी में मैं डिस्कस करूंगा, हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसे टैगिंग करेंगे। तो ये हुआ पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग से हमें ये पता चला कि ये शब्द, ये अभी इससे पहले था हमारे पास एक सेंटेंस प्लेन। अब हम यदि संस्कृत भाषा का विश्लेषण करना चाहते हैं एक सेंटेंस का, तो उस विश्लेषण में ये हमारा प्रथम चरण हमने किया, जिसमें हमने हर शब्द को आपस में, हर शब्द की क्या लेक्सिकल कैटेगरी है वो हमने डिसाइड कर ली। अगले स्टेप में यदि हम आते हैं तो हम उनका चंक डिसाइड करते हैं। जैसे चंक क्या होता है कि एक आपस में जुड़े हुए शब्द, को रिलेटेड वर्ड जो सिंटैक्टिकली आपस में जुड़े हुए हो। इसमें जनरली यदि सामान्य रूप से समझे तो एक कोई मुख्य वर्ड होगा और बाकी उसके उसको मॉडिफाई करने वाले किसी ना किसी वे में। जैसे हम नाउन फ्रेज का, नाउन चंक का यहाँ पर एक एग्जांपल समझें, तो पहले सेंटेंस में यहाँ से वो एका मिस हो गया। अदरवाइज संस्कृत भाषा भारतस्य एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सो एका प्राचीनतमा भाषा, तो ये एका और प्राचीनतमा और भाषा, ये तीनों मिल करके एक नाउन चंक हुए। जो भी यहाँ पर ब्रैकेट में है वो सब नाउन चंक ही है। जैसे संस्कृत भाषा अपने आप में एक नाउन चंक भी हुआ, भारतस्य भी अपने आप में एक नाउन चंक हुआ, एका प्राचीनतमा भाषा ये अपने आप में एक नाउन चंक हुआ, और अस्ति इसमें एक वर्ब है जो ये वर्ब चंक हुआ। लेकिन यदि हम देखें करोति स्मः, तो ये दोनों शब्द मिल करके एक वर्ब चंक का एक एग्जाम्पल बना। कस्मिन नगरे, ये पूरा दोनों वर्ड मिल करके एक नाउन चंक बना। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया कि हर वर्ड को उसके लेक्सिकल कैटेगरी में बांटा, और दूसरे स्टेप में क्या किया कि अब हमने जो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं उनको आपस में एक आइडेंटिफाई किया, उनको चंक के रूप में आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह से और भी डिफरेंट वे में भाषा की टैगिंग होती है, डिपेंडेंसी टैगिंग भी होती है, लेकिन ये हम एक कंस्टिट्यूएंसी टैगिंग के रूप में ये क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए। इन्हीं एग्जाम्पल्स को यदि हम नेम्ड एंटिटी के संदर्भ में देखें तो हाँ, ये टेक्निकल टर्म्स पे मैं और बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा क्यों ये एक टर्म रखा गया था, या फिर अभी ठीक है। टेक्निकल टर्म्स जैसे संस्कृत में विभिन्न तरह के रिचुअल्स मिलते हैं या स्कूल्स मिलते हैं, मीमांसा, चारवाक, या फिर इस तरह भाषाओं के नेम, इन सब के लिए एक अलग कैटेगरी टेक्निकल टर्म्स करके मैंने अपनी गाइडलाइन में रखी थी। तो भारतस्य यहाँ पर हुआ नेम्ड एंटिटी लोकेशन।
फाइन ग्रेन का यदि और एग्जांपल देखें तो भारतस्य को, अहमदाबाद को, और उसमें भी कोई एरिया को हम और स्पेसिफाई करें, ये जो हमने अभी फाइननेस और कोर्सनेस का डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने भी अपनी रिसर्च में कोर्स टेक्स्ट सेट का ही प्रयोग किया। तो भारतस्य हुआ यहाँ पर नेम्ड एंटिटी लोकेशन। दूसरे सेंटेंस में बलराम, बलरामः नेम्ड एंटिटी पर्सन हुआ, कृष्णः पर्सन हुआ, कंसम अगेन ये पर्सन हुआ, गोकुलात नेम्ड एंटिटी लोकेशन, और मथुराम नेम्ड एंटिटी लोकेशन। अगले दो सेंटेंस में हम यदि देखें तो वहां पर कोई नेम्ड एंटिटी नहीं अवेलेबल है। तो ये हमारा नेम मतलब एनोटेशन का जो टॉपिक था, इसका पर्पज ये था कि हम, और इसमें बहुत डिमांड भी है कि हम एनोटेशन यदि हमें एक भाषा में हम सीखते हैं तो हम बाकी भाषाओं में एनोटेशन कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया इंग्लिश डेटा पर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, और संस्कृत के लिए भी यदि हमें कोई टूल डेवलप करना है तो हमें इसमें जो एनोटेशन है वो इस तरह से करना होगा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया कि किस तरह से हम एनोटेशन करते हैं। सर मैं नेक्स्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करूं, नेम्ड एंटिटी एनोटेशन के बारे में, और फिर सीआरएफ को, या आपका ये खत्म हो गया ये वाला? हाँ सर, इसमें एग्जाम्पल्स में मैंने 3 एनोटेशन को लिया कि किस तरह से हमें ये एस्पेक्ट करना है। और हम नेक्स्ट चले जाइए फिर। हाँ, मुझे कोई प्रश्न हो, प्रश्न लेके देन गो टू द नेक्स्ट। शिलादित्य जी, आर देयर क्वेश्चंस? सर हाँ, एक क्वेश्चन है दिव्या मिश्रा जी से जो YouTube से आया है। मैं अभी चैट को इनेबल कर रहा हूँ अगर वहाँ पे क्वेश्चन है देखने के लिए। तो क्वेश्चन जो था YouTube से वो है कि चंक एनोटेशन कैसे किया जाता है, इस पे अगर थोड़ा सा डेमो, आप तो शायद बाद में देंगे ही उसके ऊपर डेमो, अगर अभी थोड़ा दिखा सा बता दें। दीजिए सचिन जी, एक चंक वाला जो फाइल खोल के फिर से दिखा दीजिएगा चंक कैसे एनोटेट करते हैं, ये एग्जांपल देके। चंक का देखो, हम जब भी कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, तो चंक बेसिकली क्या है, एक प्रोसोडिक, मतलब हम उनको चंक के रूप में ही वाक्य को पढ़ते हैं। जैसे एकः प्रजापालकः राजा, यहाँ पर ये एक चंक का एग्जाम्पल है जिसमें एक संख्यावाचक वर्ड है, प्रजापालक जो है वो विशेषण है, और राजा एक नाउन है। तो इसका हेड क्या हुआ, नाउन, और बाकी जो हुए इसके मॉडिफायर हुए। तो यहाँ पर हम इन जो शब्द आपस में लिंक्ड हैं उनको हम एक ग्रुप में करते हैं चंक में। तो राजा वर्ड हुआ हेड, और उसके मॉडिफायर हुए एकः प्रजापालकः। तो इन तीनों को हमने आपस में जोड़ा। करोति इस्म, करोति इस्म पूरा मिल करके एक सेंस को एक्सप्रेस करता है, और वो वर्ब चंक हुआ। इसे हम वर्ब चंक के थ्रू मार्क करेंगे। सपोज जैसे हिंदी में बोल लूं खाना खा रहा है, तो खा रहा है इस पूरे को हम वर्ब प्लस ऑक्सिलरी के रूप में जो मार्क करके वर्ब चंक बनाएंगे, जिससे कि सपोज यदि हमें इसको दूसरी भाषा में अनुवाद करना है तो हमें पता रहे कि इसमें क्या टेंस एस्पेक्ट मूड था, जिससे कि हम उसे दूसरी भाषा में उस वे में ट्रांसलेट कर सके। तो ये चंक का एक पर्पस होता है। चंक पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के बेस पे किया जाता है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है। सचिन जी, इसके बाद आप अगला शुरू कर सकते हैं, जो कोई प्रश्न नहीं हो तो, है ना? ठीक है सर। ओके सर एक चीज था, अभी एक लिंक मिला है, उस लिंक को अगर आप एक बार बता दें इसके बारे में कि आज के दिन का जो लिंक है वो दिया गया है, मैं उसको पेस्ट कर दिया हूँ अभी। क्या लिंक है? फीडबैक। फीडबैक? फीडबैक तो हम आज थोड़ी दे रहे हैं, क्या मतलब? अभी एक बार सुभाषी से चेक कर लीजिए, मुझे लगता है कुछ है। नहीं, जो भी है तो ठीक। अभी आप अगला शुरू करवाइए फिर फीडबैक। ठीक है सर, ठीक।
वो इसी में ही कंटिन्यू है। ठीक है। ओके। तो जो हम नेम्ड एंटिटी का जो एनोटेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा अभी चर्चा को आगे रखता हूँ। नेम्ड एंटिटी के बारे में जो मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस हैं उसमें दो मुख्य रूप से एप्लीकेशंस यदि हम चर्चा करें, एक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और एक होता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमें एक लाइब्रेरी के डेटाबेस में पता करना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित या कालिदास के कौन कौन से यहाँ पर टेक्स्ट हैं। ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का एग्जाम्पल हुआ। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितनी बार कोई पर्सन का नेम आया है, ये एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का उदाहरण हुआ। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने एक अलग अलग पर्पज है। जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का जो मेन होता है उसमें फोकस होता है कि कैसे हम चीजों को स्टोर करें, उनको कैसे रिट्रीव करें क्वेरी के थ्रू। और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि कैसे हम एक प्री डिफाइंड, इसमें क्वेरी नहीं, इसमें प्री डिफाइंड जो हमारी कैटेगरीज हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाए। सपोज पर्सन नेम किसी को, तो जो नेम्ड एंटिटी के बारे में शुरुआत हुई थी, जैसा कल भी हमने चर्चा में सुना कि इन सबके पीछे के मिलिट्री पर्पस थे जो भी प्रोग्रामिंग के। तो एक मैसेज अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस करके एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सबसे पहले मिलिट्री यूसेस के संदर्भ में नेम्ड एंटिटी की चर्चा हुई थी। फिर जब उसकी 6th कॉन्फ्रेंस हुई थी 1995 में शायद, देन उसमें हम ये डिस्कशन हुआ कि कैसे हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप करें जो कि डोमेन इंडिपेंडेंट हो। तो उस तब से नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का जो बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए काफ़ी इसमें काम हुआ। लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस में नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन रिलेटिवली इजी है। उसका रीजन है कि उनके ऑर्थोग्राफिक फीचर्स लाइक कैपिटलाइजेशन जो रूल होता है वो एक काफ़ी इसमें हेल्पफुल होता है। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए यदि हम बात करें तो 2008 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ IJC NLP, इंटरनेशनल जर्नल ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो 2008 में एक वर्कशॉप हुई थी IIIT हैदराबाद, तब से इस टॉपिक पर चर्चा चालू हुई कि कैसे हम साउथ एशियन जो लैंग्वेजेस हैं इनके लिए भी हम नेम्ड एंटिटी पर चर्चा करें और नेम्ड एंटिटी पर काम हो। तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, इन भाषाओं पर नेम्ड एंटिटी पर काम होना चालू हुआ। फिर कई शेयर टास्क हुए जिसमें लोगों ने अपने अपने टास्क को प्रेजेंट किया। उसी संदर्भ में यहाँ पर जो मैंने रिसर्च किया सर के साथ वो था कि संस्कृत के लिए हम कैसे नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन को हम इसमें कर सकते हैं। तो इस रिसर्च में सबसे पहला टारगेट था कि नेम्ड एंटिटीज को हमें डिफाइन करना कि क्या संस्कृत के लिए हम नेम्ड एंटिटीज को रखेंगे। जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट सेट हैं उन्हें पढ़ना और संस्कृत के लिए नेम्ड एंटिटी टेक्स्ट सेट को डिजाइन करना, नेम्ड एंटिटी टैग कॉर्पोरा को डेवलप करना। जो हमारे पास अभी लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं उन लेक्सिकल रिसोर्सेज को क्रिएट करना, कलेक्ट करना और उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें रूल बेस्ड अप्रोच भी था, तो किस तरह से हम कॉन्टेक्चुअल जो रूल्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, जिससे, और क्या इसमें ह्यूरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या उसमें डिसएम्बिगुएशन रूटीन्स लाइक किस तरह से, यदि जैसे रूल्स में भी एक ऑर्डर होता है कि किस तरह से हम रूल्स को ऑर्डर में रखें, किस तरह से हम CRF टूल को इसमें अप्लाई करें। दूसरी बात आती है कि हाइब्रिड अप्रोच संस्कृत के लिए क्यों ली गई थी। तो उस पर यदि मैं चर्चा करूं तो हाइब्रिड अप्रोच संस्कृत एक रूल बेस्ड लैंग्वेज है और साथ ही साथ संस्कृत फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज भी है।
तो जो रूल बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब हम इसकी एक ग्रामर का जो पार्ट है कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा हम इसमें जो डेफिनेटिवनेस मतलब ला सकते हैं, वो हम इसमें रूल बेस्ड का पर्पस था। और चूंकि फ्री वर्ड ऑर्डर है कि जैसे अब मैं आगे एक एग्जांपल दूंगा, नाम वर्ड है, नाम वर्ड मशीन लर्निंग में यदि एक क्लू वर्ड के रूप में मिले तो उस क्लू वर्ड नाम कई तरीके से आ सकता है। नाम वर्ड एक सेंटेंस में तस्य पितु नाम करमचंद गांधी आसीत, और पुरा उत्तानपाद नाम राजा आसीत। तो नाम एक जगह नाम से पहले आया और एक जगह नाम के बाद आया। तो ये सब कुछ फीचर्स थे जो हमें मशीन लर्निंग में हेल्पफुल थे। इस कारण से इसको दोनों ही अप्रोचेज इसमें अप्लाई की गई थी, और दोनों अप्रोचेज, और एक अगला स्टेप्स था कि कैसे हम सिस्टम को टेस्ट करें और उसका इवेल्युएट करें। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले नेम्ड एंटिटी को आइडेंटिफाई करना टेक्स्ट में, और दूसरा उसको क्लासिफाई करना। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि बलराम जो है वो एक नेम्ड एंटिटी है, अब वो बलराम किस टैग में जाएगा, तो ये हुआ उसको क्लासिफाई करना। तो नेम्ड एंटिटी क्लासिफिकेशन हुआ, उसको नेम्ड एंटिटी पर्सन टैग असाइन करना। तो नेम्ड एंटिटीज जनरली पर्सन नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशंस जनरली ये होती हैं, लेकिन टाइम्स और जो डेट होती हैं उन्हें भी शुरू से ही नेम्ड एंटिटी के टास्क में इन्हें भी नेम्ड एंटिटी को के रूप में लिया गया है। क्योंकि यदि हम ट्रांसलेटेबिलिटी का ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हें ट्रांसलेट करने की आवश्यकता कम नहीं होती। हमें कोई भी जो एनएलपी का टास्क होता है वो ह्यूमंस के लिए आसान होता है, क्योंकि वो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के बेस पर डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन मशीन को वो सारी चीजें बताना कि कैसे किसी वर्ड को, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच करना है या कैसे किसी वर्ड को नेम्ड एंटिटी करना है, ये बताना थोड़ा कठिन होता है, बजाय ह्यूमन जितना आसानी से जितना बता कर सकते हैं, क्योंकि वो इंट्यूटिवली होता है उनको। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अस्ति अत्र धरातले वर्धमानम नाम नगरम तत्र दंतलो नाम नाना भांडपति सकलपुर नायका प्रतिवस्ति स्म। तो यहाँ पर जो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का आउटपुट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वर्धमान को वो अब वर्धमान नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है और नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है। हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। मशीन को ये सिखाना है कि वो नगर है और दंतिल नाम का यहाँ पर पर्सन का नाम है। किसी भी डेटा में बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो एंटिटीज का होता है, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना, ये जो कॉर्पस या किसी भी टेक्स्ट को प्रोसेसिंग की दृष्टि से काफी सहायक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो मशीन ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, कि यदि हम संस्कृत से भारतीय भाषाओं में सरल संस्कृत की जो गद्य है उसका यदि हम अनुवाद करते हैं तो उसमें ये मॉड्यूल किस तरह से सहायक हो सकता है कि नाम को आइडेंटिफाई करे और उन्हें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में या ना भेजे, या उन पर किस तरह से डिफरेंट वे में एनालिसिस की जरूरत है। टर्म कोई एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में कितने पर्सन नेम आए हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन नेम आए हैं, कितने लोकेशन नाम आए हैं, उन्हें हम इस मॉड्यूल के थ्रू डेवलप मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस यदि हमें किसी पर्टिकुलर ग्रंथ की में जो नेम्ड एंटिटीज हैं उसकी एक डिक्शनरी बनानी है या उसका कलेक्शन करना है, उसकी दृष्टि से भी ये काफी सहायक हो सकते हैं।
यदि हम डेफिनेशन ऑफ नेम्ड एंटिटी पर चर्चा करें तो जनरली जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हें हम नेम्ड एंटिटी पर के रूप में लेते हैं। थोड़ा सा यदि मैं इंग्लिश और जो नेम्ड एंटिटी की बाकी टेक्स्ट सेट के कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं चर्चा करूं तो एक वेस्टर्न एनालिटिक फिलोसफर थे सॉल क्रिप्के, उन्होंने एक वर्ड दिया था रिजिड डेजिग्नेटर और एक कंसेप्ट था डेफिनेट डिस्क्रिप्शन। तो रिजिड डेजिग्नेटर को नेम्ड एंटिटी मानना चाहिए या डेफिनेट डिस्क्रिप्शन को नेम्ड एंटिटी मानना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एरिस्टोटल इज अ रिजिड डेजिग्नेटर बट द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एक डेफिनेट डिस्क्रिप्शन हुआ। तो इस बारे में काफी जो वेस्टर्न एनालिटिक फिलॉसफी है उसमें चर्चा रही कि किसे हम इसको रिजिड डेजिग्नेटर क्या होता है, जो रिजिडली मतलब उसी ही एक ही रेफरेंट को रेफर करे, वो उसे डेजिग्नेटर के रूप में माना। और डेफिनेट डिस्क्रिप्शन लाइक जवाहरलाल नेहरू बोले और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोले तो ये उसका डेफिनेट डिस्क्रिप्शन हुआ। तो इस सेंस में रिजिड डेजिग्नेटर को नेम्ड एंटिटी के रूप में माना जाता है, जो कि वही प्रॉपर नाउन ही हुआ जिसका कि कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में एक ही रेफरेंट होगा, उसे ही हम नाम पद मानेंगे। अभी यदि हम संस्कृत के संबंध में देखें तो हमारे यहाँ रूढ़ शब्द, यदि हम इसे रूढ़ शब्द की दृष्टि से देखें और एक योग रूढ़ शब्द की दृष्टि, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह भिन्नति, तो अभिमन्यु भी हो सकता है और सौभद्र भी। तो यहाँ सौभद्रा मतलब वो कंपोजिशनल मीनिंग है। तो इस तरह के दोनों ही वर्ड्स को हमने अपने इस टेक्स्ट सेट में नेम्ड एंटिटी पर्सन के रूप में असाइन किया है। नेम्ड एंटिटी टेक्स्ट सेट जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो मैंने बताया संस्कृत कंसोर्शियम टेक्स्ट सेट जो के तहत लगभग 4 लाख वर्ड का कॉर्पस टैग किया गया था। उस कॉर्पस को जब देखा तो उसमें से जो एंटिटी हमें मिली थी वो लगभग इस तरह से बहुत सारी एंटिटी मिलती थी कि पर्सन, उसमें भी इंडिविजुअल नेम में हम कर सकते हैं फैमिली नेम, टाइटल, डेजिग्नेशन, फिर ग्रुप नेम ऑफ गॉड और गॉडेस को क्या हम अलग रखें, लोकेशन में भी क्या हम इस तरह से फाइन ग्रेन करें, लैंडस्केप, बर्ड करेक्टर, एनिमल करेक्टर, फोर्ट, टेम्पल, लिटरेरी वर्क में बुक नेम, पार्ट ऑफ द बुक, जैसे पंचतंत्र हुआ, लेकिन अपरिचित कारक उसका भी एक पार्ट हुआ। उसमें भी जैसे एंटरटेनमेंट से, म्यूजिक से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, फिलोसॉफिकल स्कूल हुए, डायरेक्शंस हुई, लैंग्वेज हुए, मैरिज नेम, तो इस तरह के हमने टाइम, डेट, इस तरह की एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया था और उसके बेस पर एक टेक्स्ट सेट डिजाइन किया था, जो फिलहाल की मेरी रिसर्च में मैंने 7 टेक्स्ट पर अपने जो हाइब्रिड रूल, जो मशीन हाइब्रिड सिस्टम था उसको ट्रेन किया था, जिसमें पर्सन था, पर्सन में पर्सन एंड टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, टाइम, डेट और मनी। और एक मैंने अलग से एक्सरसाइज जो सिर्फ CRF एल्गोरिथम के लिए की थी, वो इन टेक्स्ट सेट पे की थी, पर्सन, एनिमल करेक्टर, बर्ड करेक्टर। बाद में जब मैंने ये रिसर्च में देखा कि एनिमल करेक्टर, बर्ड करेक्टर और पर्सन, इन 3 के फीचर्स को वो लगभग एक ही तरह से डिसएम्बिगुएट नहीं कर पा रहा, तो इन तीनों को फिर नेम्ड एंटिटी, यदि वो सारे रिजल्ट्स भी मैंने सेव किए कि यदि मैं इन तीनों को अलग अलग करके करता हूं तो कितने % एक्यूरेसी आती है, यदि मैं नेम्ड एंटिटी पर्सन, नेम्ड एंटिटी एनिमल करेक्टर, नेम्ड एंटिटी बर्ड करेक्टर, इन तीनों को सिर्फ नेम करके मैं असाइन करता हूं तो एक्यूरेसी कितने आती है। जैसे मैंने पंचतंत्र में लगभग जितना कॉर्पस मैंने लिया था उसमें 310 नेम्ड एंटिटीज थी। जब मैंने इन तीनों को एक ही एंटिटी टैग के अंदर नेम के रूप में मार्क किया तो 283 एंटिटीज उसने सही से आइडेंटिफाई कर पाया था। जब हम इसको अलग अलग रखते थे तो अराउंड 180 के आसपास एंटिटीज सही से उसमें मिल पाती थी।
अगला पॉइंट है कि हाइब्रिड अप्रोच क्यों ली थी और इसकी क्या सुटेबिलिटी, वो दो रीजन थे। और हाइब्रिड, इसको फिर फाइनल आउटपुट को कैसे हाइब्रिड किया था, उसको कैसे सिंक्रोनाइज किया था कि यदि रूल बेस्ड जो सीआरएफ मॉडल है वो हर वर्ड का कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा अपनी प्रोबेबिलिटी के बेस पर। तो यदि कोई भी आउटपुट दोनों सिस्टम से आ रहा है, रूल बेस से भी आ रहा है और मशीन लर्निंग से आ रहा है, और दोनों सेम है, तो कोई सा भी आउटपुट मशीन डिस्प्ले कर सकता है। यदि रूल बेस से और मशीन रूल बेस से आ रहा है या फिर किसी भी एक बेस से आ रहा है, तो उस रिजल्ट को दिखाना। और यदि रूल बेस और मशीन लर्निंग वाले में डिफरेंस है तो रूल बेस वाले को वो फाइनल आउटपुट के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से इस दो अप्रोचेस के आउटपुट को सिंक्रोनाइज किया है। अभी सीआरएफ एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जैसे हमने चर्चा की, अब दो तरह के एल्गोरिदम अभी जो आज हम चर्चा करेंगे, मैं अभी सीआरएफ एल्गोरिदम और मेरे मित्र अतुल अभी बाद में एसवीएम के बारे में बताएंगे। पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि ये जो सीआरएफ एल्गोरिदम है ये क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है। क्लासिफिकेशन मतलब सॉरी ये सीक्वेंसिंग के लिए काम आता है। और जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन मतलब हमारे पास दो क्लासेज है। सपोज मुझे अभी सेंटीमेंट एनोटेशन करना है, तो सेंटीमेंट एनोटेशन में मान के चलो मेरे पास तीन क्लासेस हैं। पॉजिटिव, कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव है या कोई मिक्स्ड है। तो मैंने एक मॉडल को ट्रेन किया और वो क्लासिफाई करके बताएगा कि दिस सेंटेंस फॉल्स अंडर पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड सेंटेंस। सचिन जी, जी सचिन जी, ये कभी कभी मतलब कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। अगर आप इसको फुल मोड में ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मुझे लगता है ये कलर के लिए शायद किसी किसी को प्रॉब्लम होगा। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक सेकंड में कुछ अनाउंस कर देता हूँ कि आज हम दूसरा फीडबैक फॉर्म देंगे आप सबको, ठीक है? और वो आपको भर के जमा करना होगा 3 बजे तक। ये फीडबैक फॉर्म का लिंक हम यूट्यूब पे देंगे और जूम चैट पे देंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और तीसरा भी फिर हम कभी देंगे आगे, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सचिन जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो जो क्लासिफिकेशन टास्क हुआ कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह का ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। और एक होता है सीक्वेंस प्रेडिक्शन। तो सीक्वेंसिंग का जो टास्क होता है उसमें सीआरएफ एल्गोरिदम यूज रहता है। सीक्वेंस मतलब एक चेन में प्रेडिक्शन होता है कि पिछला जो आउटपुट आया, पिछला जो वर्ड था, पिछला जो वर्ड के फीचर्स थे, और प्लस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट आया, उस आउटपुट का यूज सिस्टम अगले जो उस चेन में जो अगला प्रेडिक्शन है उसको करने में करेगा। तो ये हुआ एक सीक्वेंस लेबलिंग का टास्क। तो सीआरएफ जो है वो सीक्वेंस लेबलिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है, और जो एसवीएम है वो क्लासिफिकेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो अभी मैं बाद में जब डेमो दूंगा तो इसमें बताऊंगा कि कैसे सीआरएफ एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं, कैसे उसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो सीआरएफ एल्गोरिदम है ये 2005 में लॉन्च हुआ था, और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 0.58 है। 2013 में ये लास्ट इसका अपडेटेड लॉन्च हुआ है। और इसको ये लाइनेक्स और विंडो दोनों में काम करता है। इसको यहाँ इस लिंक से हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एल्गोरिदम को तीन चीजों की मेन रूप से जरूरत होती है। एक होती है ट्रेनिंग फाइल,
टेस्टिंग फाइल और एक होती है टेम्पलेट फाइल। तो ये तीनों क्या होती हैं इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ट्रेनिंग फाइल CRF मॉडल के लिए हम जो डेटा को ट्रेन करेंगे उसे रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में हमें अरेंज करना होता है। जैसे संस्कृत भाषा भारतस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तो इसे संस्कृत भाषा को हम एक रो में रखेंगे, भारतस्य को हम अगली रो में रखेंगे, संस्कृत जो भाषा का जो पार्ट ऑफ स्पीच टैग होगा वो हम संस्कृत भाषा के सामने वाले कॉलम में रखेंगे। इसी तरह से हम और फर्दर उसमें जो भी कॉलम है उसका सब टाइप है या उसमें फर्दर मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो हम उसके अगले कॉलम में रखेंगे, और चंकिंग इंफॉर्मेशन है वो उससे अगले कॉलम में रखेंगे। तो ये एक इसका सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें ट्रेनिंग फाइल में रखना होता है। ये मैं जब फाइल दिखाऊंगा उस समय भी दिखाऊंगा कि रॉ और कॉलम फॉर्मेट में ही हमें रखना होता है। नंबर ऑफ कॉलम सबके फिक्स होने चाहिए, क्योंकि यदि कॉलम फिक्स नहीं है तो वो एरर थ्रो करता है। सिमेंटिक स्ट्रक्चर वही कि हम पहले कॉलम में वर्ड रखेंगे, दूसरे में उसका पार्ट ऑफ स्पीच, तीसरे में उसका और फर्दर यदि सब क्लासिफिकेशन, चौथे में यदि हमें और चंकिंग की इंफॉर्मेशन रखनी है, फिफ्थ में यदि हमें लास्ट कॉलम में वो होगा जो हमें उसे आउटपुट देना है या जो आउटपुट हम उसे ट्रेन करवा रहे हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। फिर बात आती है कि हम एनकोडिंग किस तरह से करते हैं। तो एनकोडिंग दो तरह से करते हैं, जैसे अभी सर ने भी एक उदाहरण दिया श्री महाराज। तो इसके लिए जो मैंने इसमें इस रिसर्च में फॉलो किया था एनकोडिंग, वो IO2B फॉर्मेट था, जिसमें जैसे पहला वर्ड है नीलम सेट्टी, तो इसको हमने बी मतलब दिस इज अ बिगनिंग ऑफ नेम्ड एंटिटी पर्सन, एंड आपन्ना ये उसका सरनेम है, तो ये हमें उसका इंटरमीडिएट पार्ट हुआ। और ओ एक होता है, ओ मतलब वो आउटसाइड ऑफ दिस एनकोडिंग, मतलब ओ मतलब वो इसकी बाउंड्री हो गई कि पर्सन अब अगले टैग पर नहीं अप्लाई हो रहा, उस पर दूसरा टैग हो रहा है। एक होता है SGML टैग सेट कि हम इसको इस तरह से टेक्स्ट के अंदर रखते हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू इज अ पर्सन नेम। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि कई कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाभागा, तो इसको पूरा रखें या हम उसे तोड़ के IOB2 फॉर्मेट में रखें, ये एक इसमें डिसीजन लेना होता है। एक होती है टेस्ट फाइल। टेस्ट फाइल और ट्रेनिंग फाइल, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है ऑल मतलब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक ही चीज का डिफरेंस रहेगा कि उसमें जो टेस्ट फाइल होती है उसमें जो ट्रेनिंग फाइल में लास्ट कॉलम होता है जो आउटपुट हम चाहते हैं, मतलब जो हम सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं कि इस वर्ड को आप सीखिए कि ये नाम होता है, ये लोकेशन है, ये टाइम है, तो ये होता है लास्ट आउटपुट। टेस्ट फाइल में हम आउटपुट नहीं रखते हैं, और यदि रखते भी हैं तो मशीन उसका जो आउटपुट है उसके अगले कॉलम में देता है, मतलब वो फिर यूजफुल हो सकता है उसके दोनों आउटपुट को कंपेयर करने के लिए। एक होता है टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल क्या होता है कि हम टेम्पलेट फाइल कैसे बनती है, हमने जो डेटा है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, कुछ पैटर्न्स देखे, उन पैटर्न्स को हमने पहले आइडेंटिफाई किया, समझा कि ये किस तरह के पैटर्न्स हैं, इनके पैटर्न से क्या मशीन सही से प्रेडिक्ट कर पाएगी। उन पैटर्न्स को फिर हम एक टेम्पलेट का फॉर्म देते हैं। जैसे यहाँ पर जो नीचे दो वर्ड दिए गए हैं, दो U00 और U01, ये दो पैटर्न्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट के बेस पर जो मॉडल है, जो एल्गोरिदम है, वो फीचर्स को अंडरस्टैंड करता है उस ट्रेनिंग फाइल से और इसे फिर टेस्ट फाइल पर अप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो 00 हुआ मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड, वो करंट वर्ड, और 01 का मतलब उस वर्ड का अगला कॉलम, मतलब सपोज पार्ट ऑफ स्पीच है,
तो ये एक हुआ, 0 1 का मतलब उसका अगला टोकन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। यदि उसमें और फर्दर इंफॉर्मेशन है मॉर्फ से रिलेटेड तो फिर वो हो जाएगा 0 2। तो इस तरह से हम पैटर्न्स देखते हैं और उन पैटर्न्स को देख करके टेम्पलेट फाइल बना करके हम सिस्टम को ट्रेन करते हैं। कई बार सिस्टम को फिर आउटपुट चेक किया जाता है कि कैसा आउटपुट दे रहा है, कहाँ कहाँ गलती कर रहा है। उन गलती के बेसिस पर फिर वापस से सिस्टम को ट्यून किया जाता है कि इस गलती को सही करने के लिए हमें कौन से टेम्पलेट में अब सुधार करना होगा या कौन सा नया टेम्पलेट ऐड करना होगा। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो फिर जो फाइनल एक ऑप्टिमल पॉइंट आता है कि ये ऑप्टिमल पॉइंट हुआ जहां पर जाकर के सिस्टम अब स्टेबल रूप से रिजल्ट दे रहा है, या दूसरी बात कि अब इससे ज्यादा रिजल्ट यदि हम टेम्पलेट में मतलब कुछ चेंज करते हैं तो अब वो उससे ज्यादा सीख नहीं रहा बल्कि आउटपुट में गलतियां ही ज्यादा हो रही हैं। वो उसका ऑप्टिमम पॉइंट जब हमें पता तो हम टेम्पलेट फाइल को फिर स्टेबल कर देते हैं। तो ये एक इसके CRF का जो हमने देखा कि एनोटेशन, ह्यूमन एनोटेशन, उस एनोटेशन का अब मशीन कैसे एनोटेशन कर रहा है। तो अब मशीन ने इस टेम्पलेट फाइल से उस एनोटेशन को समझा और अब मशीन नए जो डेटा है उस पर उसको कैसे प्रिडिक्ट करेगा। जो आउटपुट आता है उसको फिर हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन की कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं लाइक प्रिसीजन, रिकॉल और एफ मेजर। सपोज मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल 100 वर्ड्स हैं और उसमें 30 नेम्ड एंटिटीज थी। 30 नेम्ड एंटिटीज में सिस्टम ने यदि 25 नेम्ड एंटिटीज को सही से आइडेंटिफाई किया तो वो कहलाया ट्रू पॉजिटिव। प्लस सिस्टम ने 5 एंटिटीज को नहीं आइडेंटिफाई किया तो वो हुआ फॉल्स नेगेटिव। मतलब वो होना चाहिए था एंटिटीज लेकिन सिस्टम ने उसको नेगेटिव मतलब फॉल्स नहीं समझा, तो ये हुआ फॉल्स नेगेटिव। और प्लस सिस्टम ने क्या हुआ, 5 नई ऐसी वर्ड जो नेम्ड एंटिटी नहीं थे उन्हें उसने और आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो हुआ फॉल्स पॉजिटिव। जो नेम्ड एंटिटी नहीं होने चाहिए थे फिर भी उसने उसे नेम्ड एंटिटीज के रूप में मार्क किया, तो ये होता है फॉल्स पॉजिटिव। ये फॉर्मूला के बेस पे हम प्रिसीशन, रिकॉल और फिर इसका एक जो हार्मोनिक मीन होता है वो हम निकालते हैं। तो ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं CRF का जो एल्गोरिदम है उसका प्लस हाइब्रिड जो सिस्टम है उन दोनों का डेमो दूंगा, रिजल्ट एनालिसिस करूंगा, प्लस क्या इश्यूज थे उस पर मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं डेमो दे देता हूं। देखिए ये जनरल सिर्फ अभी मैं सिर्फ डेमो पर्पस से 2 सेंटेंस अभी मैंने लिए और 2 सेंटेंस को मैंने सिर्फ अभी उसको 2 इंफॉर्मेशन दी। मतलब ये वर्ड हुआ, ये उसका पार्ट ऑफ स्पीच और ये कॉलम जो है थर्ड कॉलम जहां पर 2 एंटिटीज इसमें हैं, ये मैंने सिस्टम को ट्रेन किया कि उत्तानपादो और कृष्णचंद्र नाम कश्चित आसीत। तो इसमें ये 2 नेम्ड एंटिटी हैं पर्सन। तो ये हमारी क्या हुई, ट्रेनिंग फाइल। ये सिर्फ डेमो पर्पस से सिर्फ अभी 2 सेंटेंस के बेस पर हम सिस्टम को लर्न करा के देखते हैं कि वो कैसे सीखता है और किसी नए सेंटेंस पर वो कैसे प्रेडिक्ट करता है। तो ये हुआ हमारा ट्रेनिंग फाइल। ये टेस्ट फाइल हुआ जिसमें हमने 4 सेंटेंस दिए। इसमें सिर्फ हमने 2 ही कॉलम दिए, तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा क्योंकि वो सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा।
ये इस सिस्टम को चलाने की एक क्वेरी होती है, अभी हम उसको लर्न करा रहे हैं। तो उसकी एक क्वेरी है कि पहले लर्न, फिर हमें सिस्टम को टेम्पलेट फाइल देनी है जिसके बेस पर वो लर्न करे। और इस टेम्पलेट फाइल के बेस पर यहां हमने उसे कहा कि इस टेम्पलेट फाइल के बेसिस पर आप इस ट्रेनिंग फाइल को लो और एक मॉडल फाइल जनरेट करो। तो मॉडल फाइल क्या हुई? मॉडल फाइल वो हुई जिसे सिस्टम समझेगा। तो ये एक मॉडल फाइल यहाँ पर जनरेट हुई। अब मॉडल फाइल जनरेट होने में उसने बहुत सारी चीज बताई कि इटरेशन, उसने कितने इटरेशन में इसे समझा। फिर बाकी कुछ चीजें और हैं, जैसे कि वर्ड एरर की क्या रेट थी, सेंटेंस एरर उसे कितनी मिली। तो बाकी ये कुछ और वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यू जब एक सर्टेन पैरामीटर्स पर पहुंच जाती हैं, लाइक ये एक ऑप्टिमाइजेशन की एक कुछ रेट्स होती हैं, जब ये एक 0 पर पहुंच जाती है मतलब अब ट्रेनिंग खत्म। तो इसने फ्यू सेकंड्स में इस ट्रेनिंग को पूरा किया। अब हम इसको इस मॉडल फाइल के बेस पर सिस्टम को नए डेटा पर ट्रेन करते हैं। और एक आउटपुट फाइल को जनरेट करें। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग का इसमें एक इशू था। तो अभी हमने उसको एक नया 4 सेंटेंस दिए जिसमें से उसने 3 सही से पहचाने। लाइक भगीरथा को उसने पर्सन बताया, धनपाल को उसने पर्सन बताया, यहाँ पर उसने गलती की, वर्धमान को भी उसने पर्सन ही बताया। तो क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 सेंटेंस के बेसिस पर उसे ट्रेन किया है और उसमें हमें सिर्फ उसको कुछ ही फीचर्स दिए हैं, कुछ ही उसको कॉम्बिनेशंस दिए हैं, किस तरह से अब अगला टास्क ये होता है कि कैसे हम ये यदि 4 सेंटेंस ही हैं तो कैसे इसको सही आउटपुट लाएं। प्लस जब हमारा डेटा बढ़ता जाता है तो कैसे इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जाए कि इसका रिजल्ट भी वो सही लाए और अधिक से अधिक एंटिटीज के रिजल्ट को वो सही से ला पाए। तो ये दंतिल को भी इसने यहाँ पर पर्सन नेम सही से प्रेडिक्ट किया। अभी मैं आपको एक पंचतंत्र पर मैंने इसको टेस्ट किया था। इसको टाइम लग जाता है, मैं सिर्फ आपको एक आउटपुट इसका अभी दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सचिन जी, हाँ जी। थोड़ा अगर प्रॉब्लम ना हो तो एक बार जब आप आउटपुट फाइल दिखा रहे हैं तो जूम करके दिखाएंगे। छोटे आ रहे हैं किसी किसी के स्क्रीन में तो देखने में दिक्कत हो रहा है, बोल रहे हैं। मैं अगला वाला जो डेमो दूंगा उसमें बड़ा कर दूंगा। ओके सर, ओके सर। तो ये पंचतंत्र पर मैं इसकी आउटपुट फाइल इसी प्रोसेस से ऑलरेडी मॉडल फाइल के बेस पर जनरेट करा चुका हूं। मैं सिर्फ अभी आपको आउटपुट फाइल दिखाता हूं। देखिए अब ये आउटपुट है जो सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया। तो वल्मीकोदर सरपस्त कथा इसने बताया कि ये स्टोरी है टेक्स्ट में।
प्लस जीरो, मतलब ओ का मतलब है कि ये भी सिस्टम ने बताया, दो एस्पेक्ट हुए कि ये सही से नेम्ड एंटिटी बताना भी एक एस्पेक्ट है, और जो नेम्ड एंटिटी नहीं है उसे नहीं बताना ये भी उसका एक एस्पेक्ट। तो जो ओ है मतलब कि ये नेम्ड एंटिटी नहीं है, ये इस सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया। तो नेम्ड एंटिटी ये स्टोरी है, ये देव शक्ति नेम है, बलि नाम राजा अस्ते, तो ये भी ये नेम है। अरिमर्दना अपि समर्थितवान, तो ये एक नेम्ड हुआ। तथा च अनुष्ठितम दृष्ट्वा अंतर्लीनम विहस्य रक्ताक्ष पुनः अब्रवीत। तो इस सेंटेंस में ये बताना कि रक्ताक्ष जो है वो नेम्ड एंटिटी है, बाकी ओ मतलब आउटसाइड ऑफ नेम्ड एंटिटी के स्कोप है। ये इस सिस्टम का काम था जो मैंने पंचतंत्र पर अप्लाई किया। ये इसका एक एस्पेक्ट है। इस तरह से पंचतंत्र में लगभग 310 एंटिटी थी, तो शुरू में 280, लेकिन बाद में ट्यूनिंग करते हुए अभी 303 तक नेम्ड एंटिटीज को सही से बताया। और एक मैं अभी लास्ट एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से हम इसको हाइब्रिड सिस्टम से आउटपुट आता है। ये हमारा एक टेक्स्ट है, ये बड़ा टेक्स्ट है, यदि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा मैं इतना टेक्स्ट इसमें से हटा देता हूं। तो ये हमने एक एनसीईआरटी की बुक से ये टेक्स्ट लिया, इसमें 6-7 सेंटेंस हैं। तो इसको यदि हम अभी ट्रेन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट आता है। तो इसमें टोटल 69 वर्ड थे। 69 वर्ड्स में से इसने ये देखिए दो तरह से दिख रहा है कि दोनों सिस्टम के क्या आउटपुट थे, बोथ टैग आउटपुट, और इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन उसने कैसे किया ये उसने फाइनल टैग सेट में बताया। और अभी मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि सर इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा हो सकता है क्या? मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ये इसका ये एक सिस्टम के थ्रू ये पता चला कि इसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी आई। तो प्रिसीशन 90%। इसमें 69 वर्ड थे, इसमें से 13 नेम्ड एंटिटी थी जो मैनुअल टैग फाइल में थी, 11 एंटिटीज थी जो मशीन ने आइडेंटिफाई की, उसमें से 10 उसने सही की। कौन कौन सी एंटिटी को वो नहीं कर पाया, जैसे अनंत शास्त्री डोंगरे, तो डोंगरे वर्ड को वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। इसी तरह के कुछ वर्ड्स थे। तो ये सिस्टम है जो मशीन लर्निंग और सीआरएफ बेस्ड दोनों बेसिस पे है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स जो देखो, सबसे पहले तो जो एक इश्यू था कि संस्कृत में संधि और समास, ये दो जो शब्द हैं, ये दो जो हमारे फिनोमिना है, इनके कारण भी वर्ड को सही से पॉज टैग मतलब नेम्ड एंटिटी टैग करने और उसका सही से आउटपुट लाने, प्लस
जो कभी कभी यदि किसी एक मॉड्यूल में इश्यू होता है, यदि उसका आउटपुट गलत आया या पॉस्ट टैग का आउटपुट गलत आया या मॉर्फ एनालाइजर का आउटपुट गलत आया, उसके कारण भी कुछ कुछ जगह पर बाकी सिस्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं। प्लस एक जो मैं अभी रिजल्ट डिस्कस कर रहा था कि ओवर इम्प्लीकेशन कैसे होता है, कि ये कदाचित पिंगल का नाम सिंह, विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मणा, तो यहाँ पर विष्णु, अभी मान के चलो हमारे पास एक पैटर्न उसने सीखा कि नाम वर्ड के बेसिस पर, तो पिंगल का सिंह को भी वही सेमेंटिक स्ट्रक्चर आएगा, ब्राह्मण के साथ भी वही उसी तरह का ही सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा मशीन के लिए। उत्तरापथे मधुरम नाम नगरम एतत् पंचतंत्र नाम नीति शस्त्रम, तो पंचतंत्र अब नेम ऑफ बुक हो गया, अपरिचित कारक उसका एक पार्ट हो गया। तो इस कारणों से कई बार मशीन लर्निंग का अफेक्ट होता है। तो हमें फिर डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कोर्स ग्रेन टेक्स्ट सेट पे या तो जाना है, या हम कैसे एक्स्ट्रा उसमें इंफॉर्मेशन दे सकें जिससे कि सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पर विष्णु शर्मा व्यक्ति का नाम, पिंगल का एनिमल कैरेक्टर है और अमर शक्ति अगेन पर्सन है और पंचतंत्र बुक का नाम है। तो ये कुछ इसमें चैलेंजेस थे। अभी मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और क्वेश्चन अभी यदि हो शिला देते तो अभी, अदरवाइज यदि तब तक अतुल हो तो वो स्टार्ट करें, या वो अपना तैयारी करते हैं तो आप क्वेश्चन अभी कर लें। ओके ये सर। मेरा ईमेल आईडी है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कोई यदि इस रिसर्च से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस मेल पे भी भेज सकते हैं।